नमस्ते बच्चों, ये है सन 2024 हिंदी का पेपर। कोड है इसका 801 HE। आइए इसके प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में क्या दिया हुआ है। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न में पहला है रक्षाबंधन नाटक के नाटककार बताना है। ए दिया है उपेंद्र नाथ अश्क, बी हरि कृष्ण प्रेमी, सी रामकुमार वर्मा, डी चतुर्सेन शास्त्री। तो इसका राइट आंसर है बी हरि कृष्ण प्रेमी। दूसरा क्वेश्चन दिया है रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है। ए दिया है संस्कृति के 4 अध्याय, बी साहित्य और कला, सी अनंत आकाश, डी इंद्रजाल। तो इसका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। ए इसका राइट आंसर है। तीसरा दिया है राग दरबारी रचना के उपन्यासकार बताना है। ए दिया है कमलेश्वर, बी श्रीलाल शुक्ल, सी यज्ञ, डी नरेश मेहता। तो इसका राइट आंसर है बी श्रीलाल शुक्ल। चौथा क्वेश्चन है शुक्ल युग के अन्य नाम कौन कौन से हैं। दिया है प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग और डी इनमें से सभी। तो शुक्ल युग को इन तीनों नाम से जाना जाता है, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग। तो राइट आंसर इसका कौन बनेगा, डी। डी इसका राइट आंसर है। पांचवा विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। ए भारतेंदु युग, बी छायावादी युग, सी द्विवेदी युग, डी इनमें से कोई नहीं। पांचवे का राइट आंसर है विष्णु प्रभाकर हैं, डी इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। विष्णु प्रभाकर जो है वो आधुनिक काल के कहानीकार हैं। छठवां क्वेश्चन है भाव विलास के रचनाकार बताना है। ए दिया है केशवदास, बी देव, सी पद्माकर, डी मतीराम। तो इसका राइट आंसर है बी देव। भाव विलास के जो रचनाकार हैं वो देव हैं। सातवां क्वेश्चन है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता बतानी है। ए दिया है चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, बी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, सी प्राकृतिक वर्णन, डी आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो सातवें का राइट आंसर है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, बी इसका राइट आंसर है। आठवां क्वेश्चन है काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। दिया है 1, 5, 3 और 6। तो इसका राइट आंसर है सी 3। नौवां क्वेश्चन है कि जौहर काव्य के रचनाकार कौन है। ए श्याम नारायण पांडे, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर है 9वें का श्याम नारायण पांडे। ए इसका राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है चिदंबरा के रचनाकार कौन है। ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। तो 10वें का राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत, सी इसका राइट आंसर है। 11वां है पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलानी, देखि दशा हर गन मुस्काही। तो इसमें रस बताना है। तो दिया है वीर रस, हास्य रस, करुण और वात्सल्य रस। तो यहाँ मुस्कुराने का देखिए लिखा है पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलानी, देखि दशा हर गन मुस्काने। तो इसमें होगा 20 का राइट आंसर है, इसमें हास्य रस है। 12वां क्वेश्चन है आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। इसमें अलंकार पूछा है। ए दिया है अनुप्रास, बी उपमा, सी श्लेष, डी रूपक अलंकार। तो 12वें का राइट आंसर है उपमा अलंकार। सा से सी जहाँ रहता है उपमा अलंकार की पहचान है। 13वां क्वेश्चन दिया है दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। 14वां दिया है अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है तो रूप के आगे अनु लगा है, सी इसका राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन है राम कृष्ण में कौन सा समास है। दिया है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे होगा राम और कृष्ण, तो द्वंद्व समास है ये, बी इसका राइट आंसर है। 16वां दिया है वायु समीर बयार का पर्याय बताना है। तो ये किसका पर्यायवाची है, तो ये है हवा का, सी इसका राइट आंसर है। तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन बताना है।
तो तस्मै में विभक्ति कौन सा है? में चतुर्थी विभक्ति एकवचन है। ए इसका राइट आंसर है। 18वां क्वेश्चन है, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं? ए साधारण वाक्य, बी प्रश्नवाचक वाक्य, सी संदेहात्मक वाक्य और डी दिया है नकारात्मक वाक्य। तो संदेहपूर्ण कथन है तो उसमें संदेहात्मक वाक्य होगा, सी इसका राइट आंसर है। 19वां है, मैं पत्र लिखूंगा। वाक्य का कर्मवाच्य यहाँ बनाना है। ए दिया है मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, बी मुझे पत्र लिखना है, सी मैं पत्र लिख रहा हूँ और डी मुझे पत्र लिखना था। तो कर्मवाच्य बनेगा ए इसका राइट आंसर, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है इसमें से प्रतिदिन, आसपास, बहुत और स्वयं। तो इसका राइट आंसर है बी आसपास, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न। पहला दिया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और समझने को उत्सुक रहा है। ये है जयप्रकाश भारती द्वारा लिखित पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो पहला दिया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम है पानी में चंदा और चांद पर आदमी और लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। फिर आपको दूसरा दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको रेखांकित अंश की यहाँ पे व्याख्या करनी है। यहाँ से जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। तो यहाँ पे आप इसका व्याख्या क्या लिख सकते हैं कि मनुष्य का जो मन होता है हमेशा से ही अज्ञात, मतलब जो ज्ञात नहीं है उन रहस्यों को खोलने के लिए और उनको जानने समझने के लिए उत्सुक रहता है। और मनुष्य की पहुँच जहाँ तक नहीं होती या मनुष्य जहाँ तक नहीं पहुँच पाता है वहाँ वह कल्पना के पंख लगाकर उड़ने का प्रयास करता है। ये हो गया। फिर दिया है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यहाँ देखिए दिया है, इसी गद्य में से आपको खोजना रहेगा। तो यहाँ पे दिया है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ था। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन। ये हो गया। अथवा करके दिया है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित क्या लिखूं वाला पाठ। तो यहाँ पे क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम है क्या लिखूं और लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या कर देनी है यहाँ से यहाँ तक वाली। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो दूर के ढोल सुहावने का अर्थ है दूर की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। ये हो गया। आगे है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंगु गिरलंघ, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ये है सूरदास वाला पाठ है और पद पाठ है सूरदास द्वारा रचित है। तो इसका पहले क्या पूछा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ इसका बनेगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। और संदर्भ के नीचे पैरा चेंज करके आपको प्रसंग इसी में लिखना है कि इस पद्य में भक्त कवि सूरदास ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। तो यहाँ पे हो गया। और फिर कहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो क्या होगा कि हे ईश्वर, मैं आपके चरण कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। आपकी कृपा से पंगु माने लंगड़ा, गिरी माने पर्वत को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंग पुन बोले गूंगा फिर से बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र, जो रंक मतलब गरीब होता है वह सिर पर छत्र धारण कर लेता है। फिर सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाए। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी, मैं बार बार आपके चरणों में वंदना करता हूँ। ये हो गया। आपको अपने से ही जब व्याख्या इसमें पूछेगा तो अपने से ही इसमें काव्य सौंदर्य थोड़ा सा लिख देना है कि भाषा है इसकी साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, रस भक्ति, शब्द शक्ति, लक्षणा, अलंकार में रूपक आएगा और पुनरोक्ति प्रकाश आएगा, क्योंकि बार बार की आवृत्ति हुई है इसलिए। यहाँ पे देखिए।
फिर है तीसरा को है कि बार बार बंदो तिहपाई में पूछा है अलंकार, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का ब की आवृत्ति बार बार हुई है इसीलिए ये हो गया है। आठवां है अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ। ये है केदारनाथ सिंह इसके कवि हैं और पाठ का नाम है नदी। तो पद्यांश इसमें दिया है, संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के नदी नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि केदारनाथ सिंह जी हैं। फिर आगे दे रेखांकित अंश, तो इस पाठ को अच्छे से अगर नदी वाला पाठ पढ़ेंगे तो आप इसकी व्याख्या अच्छे से लिख लेंगे। तीसरा है कि उपयुक्त पद्यांश में नदी किसका प्रतीक बताया गया है, तो नदी यहाँ पे सभ्यता का प्रतीक बताया गया है। तीसरा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये है वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति द्योतते, ये वाराणसी वाला पाठ है, पहला ही है। तो वाराणसी पाठ को आप अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ संदर्भ इसका क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। तो यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे तो दो यहाँ पे वाराणसी के ऐतिहासिक महत्व का वर्णन किया गया है, प्रसंग में लिख सकते हैं। तो आपको अच्छे नंबर 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। तो आइए अनुवाद देखेंगे, अनुवाद लिखेंगे। आपको यहाँ पे देखिए 3 नंबर दिया है, 3 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर अनुवाद है वाराणस्याम मतलब वाराणसी में, प्राचीन कालादेव मतलब प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्याया विद्या की, दिव्यम मतलब दिव्य ज्योति, द्योतते माने प्रकाशित हो रहे, विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रहे, अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार बह रही है, जना नाम ज्ञानश्च वर्धते और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययन अध्यापने च इदानीं निरता, यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। ये वाराणसी वाला पाठ। फिर दिया है यहाँ पे अलछेंद्र सिकंदर, तो वीर वीरेण पूज्यते वाला पाठ। तो जैसे वाराणसी का संदर्भ लिखे हैं वैसे इसका लिख के वहाँ पे वीर वीरेण पूज्यते पाठ के नाम पे डाल दीजिएगा। तो देखिए इसका अनुवाद क्या है कि सिकंदर कहता है भारतम एक राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्ध, भारत राष्ट्र एक है यह तव माने तुम्हारा वचन या कथन गलत है। इह तावत राजानः जना च परस्परम दुहते हैं, यहाँ पर यह तावत माने यहाँ पर राजा और प्रजा एक दूसरे से द्वेष करते हैं, पुरुराज कहते हैं। तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, वह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह यवनराज, हे यवनराज बाह्य शक्ति का वहाँ पे हस्तक्षेप असहनीय है। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीया, अलग अलग धर्म अलग अलग वेशभूषा भाषा होते हुए भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्र, हमारा राष्ट्र विशाल है। चौथा दिया है दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुषे चेत, विश्वम अस्मिन् अधु अन्य कुलव्रतम पालयशक्ति कह, ये है अनुक्ति विलासा वाला पाठ। तो यहाँ पे हंस के पक्ष में क्या है कि हे हंस, अगर तुम नीर माने पानी, क्षीर माने दूध, अगर दूध और पानी को अलग करने में तुम्हें माने तुम ही, तनुषे चेता आलस करोगे, आलस्य से यहाँ लिखा है आलस करोगे, तो अस्मिन विश्व माने इस संसार में, अन्य माने दूसरा, कह माने कौन है जो कुलव्रत का पालन करेगा। ये हंस के पक्ष में है। और मनुष्य के पक्ष में क्या बनेगा कि हे मानव या हे मनुष्य, तुम अगर नीर क्षीर की जगह हो जाएगा सत्य और सत्य, कि हे मनुष्य अगर तुम ही गलत और सही या सत्य असत्य को अलग करने में आलस करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन होगा जो अपने कुल धर्म और कुल कर्तव्यों का पालन करेगा। अथवा करके दिया है सार्थ प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृह सत, ये है जीवन सूत्रावली वाला पाठ। तो जैसे आगे का संदर्भ ये आप लिखे कि पद्यांश पाठ्य पुस्तक वाला, तो ऐसे इसका भी बना देंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्रावली नामक पाठ से लिया गया है। इसका है कि यहाँ पे यक्ष प्रश्न पूछ रहा है, युधिष्ठिर जवाब देते हुए कहते हैं साथ में जाने वाला, प्रवास माने विदेश मित्र होता है, भार्या मतलब पत्नी, पत्नी घर में मित्र होती है, आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतम,
आतुर माने होगा रोगी, वैध विषक माने रोगी का मित्र वैध होता है और मरने वाले का मित्र दान होता है। 5वां प्रश्न है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ख दिया है ज्योति जवाहर खंडकाव्य कथानक का संक्षेप में लिखिए, और दूसरा दिया ज्योति जवाहर खंडकाव्य में कवि ने सम्राट अशोक के किन किन गुणों का वर्णन किया है। और आगे है 6वां, दिए गए लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना लिखनी है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ख में दिया है एक कवि का जीवन परिचय लिखिए, उनकी रचना मैथिली शरण गुप्त, रसखान और महादेवी वर्मा का दिया है, अशोक वाजपेयी का दिया है। 7वां है, अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। वाद विवाद 8वां दिया, वाद विवाद प्रतियोगिता प्रथम स्थान पाने पर चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना है, या अपने गली मोहल्ले में नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। 9वां क्वेश्चन है कि सुवर्णस्य कीम मुख्य दुखम, सोने का मुख्य दुख क्या है। दूसरा दिया है कीर्ति केन वर्धते है, यश किसके द्वारा बढ़ता है। वाराणसी नगरी कहाँ पर स्थित है। फिर दिया है आरूढ़ी कौन था। 5वां दिया है चंद्रशेखर स्वगृह, चंद्रशेखर ने अपना घर क्या बताया। और फिर 10वां क्वेश्चन क्या है, निबंध लिखना है एक पर। एक दिया है किसी यात्रा का वर्णन करना है, नई शिक्षा नीति के बारे में बताना है, इंटरनेट, आत्मनिर्भर भारत, पुस्तकालय से लाभ। तो इन निबंधों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा।